प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेल निरूपण मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद में हमने इलेक्ट्रोड विभव का मापन पढ़ा था, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी और वहां यह भी बताया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मापन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के मापन का अध्ययन करेंगे, यानी SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। यानी SHE को एक बार एनोड मानेंगे तो सामने वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और SHE को कैथोड मानेंगे तो सामने वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा। तो हम अलग अलग कंडीशन लेके चलेंगे। तो अपना टॉपिक होगा SHE के सापेक्ष SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना या ई नोड ज्ञात करना। ये करना इलेक्ट्रोड विभव, देखो इलेक्ट्रोड ई नोड का अर्थ होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव या अकेला इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रोड विभव भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोड विभव, अकेला इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी अंतर इतना रहेगा, नोट वाला सूत्र रहेगा तो नोट लग जाएगा सभी पर, और यदि बिना नोट वाला होगा तो बिना नोट हो जाएगा। ठीक है ना। तो SHE के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड पर या अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात है। इसमें दो कंडीशन रहेंगी कि SHE एनोड के रूप में हो और दूसरी कंडीशन रहेगी SHE किसके रूप में हो, कैथोड के रूप में। देखो पहली कंडीशन मान के चल रहे हैं हम SHE एनोड के रूप में, एनोड के रूप में। जब SHE एनोड के रूप में होगी तो जो सामने वाला इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। ये मान के चल रहे हैं हमें कि ये SHE है, यहां से ले लो, ये क्या है, SHE है। तो सामने वाला जो इलेक्ट्रोड है वो अज्ञात इलेक्ट्रोड, यानी अज्ञात इलेक्ट्रोड किसके रूप में होगा, कैथोड के रूप में होगा। तो यहाँ हम Cu इलेक्ट्रोड को लेंगे, क्योंकि जनरली अपने Zn और Cu के बारे में पढ़ा हमने। तो यहाँ में मान लिया Cu इलेक्ट्रोड, क्या मान लिया, Cu इलेक्ट्रोड। वैसे प्लस वाला कोई भी मान सकते हो, कौन सा मान सकते हो, प्लस वाला। किंतु चांदी, देखो चांदी और सोने को दिया जाता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनेगा नहीं। आपको जो भी इलेक्ट्रोड विभव लिखा है उसमें Br2 लिया था, Cr2O7 लिया था, F2 लिया था, Hg लिया था और Hg महंगी होती है, इसी कारण यूज ऐसे भी नहीं करते हैं, और वो गैस के रूप में होती है तो ऐसे यूज नहीं करते हैं। तो बचा क्या अपने, बचा अपने कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो SHE का सेल निरूपण आपको बताया था कि प्लेटिनम होता है, हाइड्रोजन गैस होती है और H+ आयन होते हैं। देखो PTS के रूप में, फिर क्या था, PTS के रूप में हो गया, H2 थी वो गैसीय थी, एक बार दाब पर थी। फिर क्या था, H+ आयन थे, क्या थे, H किसमें थे, जलीय माध्यम में थे, AQ, और सांद्रता क्या थी, 1m थी। लवण सेतु बीच में आएगा। कॉपर इलेक्ट्रोड को कैसे लिखेंगे, Cu+2, वही जलीय माध्यम में 1m होगा और यहाँ क्या जाएगा, Cu क्या जाएगा, सॉलिड स्टेट में। यानी ये नेगेटिव पार्ट यहाँ और ये पॉजिटिव पार्ट। क्यों, SHE किसके रूप में, यहाँ एनोड के रूप में, और Cu किसके रूप में है, कैथोड के रूप में। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण। तो ये अपना एनोड है, इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा। देखो अपने पास एनोड पर क्या है, हाइड्रोजन। अब अपने पास दो प्रोसीजर हैं, H2 को 2H+ में बदलो या 2H+ को H2 में बदलो। दो ही प्रोसीजर हो सकती है अपने पास, क्योंकि H2 और H+ है अपने पास। क्या है, H2 को H+ में बदलो और H+ को H2 में बदलो। तो इसमें अब की बार SHE किसके रूप में है, एनोड के रूप में। तो SHE पर क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऊपर वाली है या नीचे वाली, जिस अभिक्रिया से में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
वो ऑक्सीकरण, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं वो अपचयन। तो इस अभिक्रिया में H प्लस H2 में बदल रहा है, इसका अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। तो ये अपचयन के रूप में है। किसके रूप में है? अपचयन के रूप में। और H2 2H प्लस में बदल रही है, ये क्या है? ऑक्सीकरण के रूप में। किसके रूप में? ऑक्सीकरण के रूप में। ठीक है, तो देखो अपनी पहली अभिक्रिया ऑक्सीकरण में ले लेते हैं कि H2 है वो क्या करेगा? 2H प्लस में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि एनोड है और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण ही होता है। अब कैथोड देखो, ये अपना क्या है? कैथोड है। कैथोड पर कौन है? कैथोड पर है अपना Cu। अब वही प्रोसीजर ये रहेगी, Cu+2 को Cu में बदलो या Cu को Cu+2 में बदलो। तो ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन अपचयन की है और ये ऑक्सीकरण की। तो हमें कौन सी कंडीशन लेनी है? कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। अपचयन वाली कंडीशन होगी, यहाँ एक पर ऑक्सीकरण तो दूसरे पर अपचयन होना संभावित है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? Cu में बदल जाएगा, सॉलिड स्टेट। लिखो तो लिख दो, ये क्यों लिखना पड़ेगा? Cu अकेला ही लिख दो, कोष्ठक में लिखेंगे अपचयन। ये रासायनिक अभिक्रिया हो, क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हम देखेंगे कि ई नोड सेल कैसे ज्ञात करें। अपने पास एक सूत्र है, इसको थोड़ा सा इस तरह से ले लेता हूं मैं। अपने पास सूत्र है ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये सूत्र होता है। अब वैल्यू अपने को दी हुई मिलती है कि ई नोट सेल की वैल्यू 0.34, ये क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी आपको। और ई नोट SHE इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट होती है, जो आपको पिछले वीडियो में बताई थी। ये वैल्यू दोनों आपको दी हुई मिलेगी। कभी कभी SHE की दी हुई नहीं मिले तो SHE की तो 0.0 माननी पड़ेगी। और ई नोट सेल की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? 0.34 वोल्ट दी हुई है। तो ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आप बताओ यहाँ कैथोड का काम कौन कर रहा है? कैथोड का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है Cu इलेक्ट्रोड और एनोड का काम कौन कर रहा है? SHE। तो इस सूत्र को एक नई फॉर्म में लिख दूं मैं। इस सूत्र को नई फॉर्म में क्या लिख दूं कि ई नोट सेल बराबर में लिख दूं ई नोट Cu+2 Cu लिख दिया और ई नोट SHE लिख दिया, ई नोट SHE लिख दिया। अब देखो अपने को ज्ञात क्या करना है? ये मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है, ये मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? ई नोट Cu+2 Cu ये लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? ई नोट सेल, ये इधर आकर के प्लस का तो ई नोट SHE क्या आ जाएगा? 0.34 वोल्ट प्लस में 0.0, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 0.34 वोल्ट। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रोड विभव। ये इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह धनात्मक है, अतः जो Cu+2 है, कौन है? जो Cu+2 है वो H+ आयन की अपेक्षा आसानी से अपचयित होता है। आसानी से अपचयित कौन होगा? Cu+2, H+ से नहीं होगा। क्यों? इसका विभव किस में है? धनात्मक में है। धनात्मक में तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऋणात्मक में हो तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। उस स्थिति में H+ आयन अपचयित होता। कब होता? जब ये चिन्ह किस में आता? नेगेटिव में। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह क्या है? धनात्मक है, अतः Cu+2 आयन होते हैं वो H+ आयन की अपेक्षा आसानी से अपचयित हो जाते हैं। आपको पूछे कि Cu+2 आयन H+ आयन
पॉइंट की अपेक्षा आसानी से अपचयित हो जाते हैं। क्यों? तो हम क्या कहेंगे कि जो Cu+2 है उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है उसका? धनात्मक। ठीक है, अब अपने अगला देखो, यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जो Cu होता है, कौन होता है? जो Cu होता है वो HCl में नहीं घुलता है। क्वेश्चन क्या कर लेता है कि जो Cu+2 होता है, यानी Cu मान लो, +2 की तो बाद की बात है, जो Cu होता है वो HCl में नहीं घुलता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि H+ आयन द्वारा Cu का क्या नहीं होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता है। H+ आयन द्वारा Cu का ऑक्सीकरण नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि Cu HNO3 में घुल जाता है, तो यहाँ क्या कहेंगे कि Cu होता है वो NO3 द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। दो क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पर कि Cu HCl में नहीं घुलता है, तो अपना आंसर क्या रहेगा कि जो Cu होता है वो H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। और आपको कहे कि Cu HNO3 में घुल जाता है, तो क्या कहेंगे कि Cu होता है वो NO3 आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखो हम दूसरा प्रोसीजर पढ़ते हैं, सेम ना सेम, ये का ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। SHE कैथोड के रूप में हो, क्या हो? SHE कैथोड के रूप में हो। जब SHE कैथोड के रूप में है तो इस साइड में हमें अज्ञात इलेक्ट्रोड यानी Zn इलेक्ट्रोड, कौन सा ले लिया? Zn इलेक्ट्रोड को ले लिया, और इस साइड में ले लिया हमने SHE को। कब? जब SHE किसके रूप में है? कैथोड के रूप में। इसी SHE को एनोड के रूप में होता तो इधर SHE और इधर अज्ञात इलेक्ट्रोड। अब देखो सेल निरूपण क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पहले किसको लिखा जाता है? एनोड को, और बाद में किसको लिखा जाता है? कैथोड को। अब की बार SHE क्या है? अब की बार जो SHE है वो किसके रूप में है? कैथोड के रूप में। तो देखो यहाँ लिखूंगा ZnS, Zn+2, माध्यम कौन सा है? जलीय, सांद्रता 1m, लवण सेतु। फिर देखो लवण सेतु वाला सिस्टम के बाद में क्या आएगा? SHE को उल्टा करना पड़ेगा। H+ आयन जलीय माध्यम में 1m सांद्रता, फिर क्या होगा? H2 गैसीय, एक बार दाब पे है, फिर क्या आएगा? अपना Pt आएगा सॉलिड स्टेट में, ये प्लस के रूप में और ये माइनस के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया में भी देखो क्या होगा? ऑक्सीकरण अपचयन तो वही होने हैं, किंतु अब की बार SHE का क्या होगा? अपचयन, यानी 2H+ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और H2 में बदलेंगे। यहाँ क्या होगा? यहाँ Zn होगा, वो Zn+2 में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? यानी Cu का तो अपचयन और Zn का क्या होता है? ऑक्सीकरण। उस टाइम पे SHE पे क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण, और अब SHE पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। सूत्र होगा वही सेम का सेम रह जाएगा। देखो ये मान दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, तो E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। E नोट सेल बराबर, अब की बार कैथोड कौन माना है? कैथोड को माना है हमने SHE, और एनोड कौन है? एनोड है Zn+2 Zn। तो देखो अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? E नोट Zn+2 Zn। क्या होगा? ये इस साइड में और ये इसमें, तो इसको इस साइड में लाए प्लस का और ये इस साइड में क्या तो माइनस का, यानी E नोट SHE माइनस में क्या आ जाएगा? E नोट सेल आ जाएगा। दोनों मान रख दो। E नोट SHE का मान 0.0 है और E नोट सेल का मान कितना है? E नोट सेल का मान 0.76 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.76 वोल्ट। तो देखो E नोट SHE 0.0 और E नोट सेल की वैल्यू कितनी है? E नोट सेल की वैल्यू है 0.76 वोल्ट, बराबर क्या होगा? -0.76 वोल्ट। ठीक है, क्या हो गया? -0.76 वोल्ट। क्या कहेंगे?
यहाँ इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। वहां क्या कह रहे थे कि वहां इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह क्या था, धनात्मक था, तो यहाँ इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। अतः क्या होगा, अतः जो Zn है वो H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ H+ क्या होंगे, वहां H आयनों के द्वारा क्या नहीं हो रहा था, Cu ऑक्सीकृत नहीं हो रहा था, और यहाँ Zn H+ आयनों के द्वारा क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह क्या है, धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक। इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह ऋणात्मक होता है तो कौन हो जाता है, उसके द्वारा सामने वाला ऑक्सीकृत हो जाता है। किंतु जब अगले के इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह क्या है, धनात्मक होता है, तो H+ आयनों के द्वारा सामने वाला क्या नहीं हो पाता है, सामने वाला ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। Cu का धनात्मक था तो ऑक्सीकरण नहीं हुआ, Zn का ऋणात्मक है तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, Zn H+ आयनों के द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता। तो ये अपना SHG के सापेक्ष अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 ज्ञात करना, E0 ज्ञात किया। ठीक है, ये अपने SHG को आधार माना। एक बार SHG को हमने एनोड माने और दूसरी बार SHG को हमने क्या माना, कैथोड मान के चले। अब देखो हम चलते हैं, छोटे से क्वेश्चन पूछ लेता है। इलेक्ट्रोड विभव का महत्व भी पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रोड विभव का महत्व बता देता हूँ, क्वेश्चन बाद में बता दूंगा। इलेक्ट्रोड विभव का महत्व, इलेक्ट्रोड विभव का महत्व मानक लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, देखो इसमें क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं अपचयित अवस्था में स्थायित्व, अपचयित अवस्था में स्थायित्व कि अपचयन होने के बाद में किसका स्थायित्व ज्यादा है। यानी यदि इलेक्ट्रोड विभव है वो पॉजिटिव है तो अपचयित अवस्था में जो भी स्पीच है, अपचयित अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रोड है, मान लो कोई भी आयन, स्पीसीज बोल दो उसको शॉर्ट में, स्पीसीज एक नॉर्मली वे में लिया गया है, मान लो जो धनायन ऋणायन अणु आयन कुछ भी हो सकता है, स्पीसीज कि अपचयित अवस्था में वो स्पीसीज हाइड्रोजन से अधिक स्थायी होगी जिसका E0 क्या है, धनात्मक, कि जिसका E0 धनात्मक होता है वह स्पीसीज अपचयित अवस्था में हाइड्रोजन से अधिक स्थायी होगी, और जिसका E0 का मान ऋणात्मक है वो अपचयित अवस्था में हाइड्रोजन से कम स्थायी होगी। तो आपको क्वेश्चन कर ले कि जो Zn होता है वो H2 की तुलना में कम स्थायी है, तो हम क्या कहेंगे कि Zn का इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, यानी E0 क्या होता है, ऋणात्मक। इसी कारण ये अपचयित अवस्था में हाइड्रोजन से कम स्थायी। और आपको कहे कि Cu होता है वो अपचयित अवस्था में हाइड्रोजन से अधिक स्थायी है, तो क्या कहोगे, उसका E0 धनात्मक होता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। कौन कौन से क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन क्लियर हो गए कि अपचयित अवस्था में कौन सी स्पीसीज का स्थायित्व अधिक है और कौन सी स्पीसीज का स्थायित्व अधिक है और कौन सी का कम है। जिसका E0 पॉजिटिव होता है, क्या होता है, जिसका E0 पॉजिटिव होता है वो अपचयित अवस्था में अधिक स्थायी होगी, और जिसका E0 माइनस है वो अपचयित अवस्था में हाइड्रोजन से कम स्थायी होगी। अब देखो दो महत्व इसके हैं जो पीछे बता भी चुका हूं, ऑक्सीकारक क्षमता और अपचयित क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता, देखो ऑक्सीकारक क्षमता किस पर निर्भर करेगी कि E0 का मान अधिक होगा तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी।
F2 का ई नोट सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? F। इसी कारण F2 होता है वो आसानी से F- में अपचयित हो जाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक। यानी ई नोट का मान जिसका सबसे अधिक होगा, क्या होगा? ई नोट का मान जिसका सबसे अधिक होगा वो क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा। और जिसका ई नोट का मान कम या ऋणात्मक होगा, क्या होगा? कम या ऋणात्मक है, उसकी अपचयित क्षमता अधिक होगी। जैसे ये पीछे बता चुका हूं आपको, क्या मैं कि अपचयित क्षमता के लिए ई नोट का मान नेगेटिव या कम से कम होना चाहिए, और ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा से ज्यादा होने के लिए ई नोट का मान अधिक या पॉजिटिव। ई नोट का मान पॉजिटिव या अधिक है तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, और ई नोट का मान कम या नेगेटिव है तो अपचयित क्षमता बढ़ेगी। Li का ई नोट सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, तो Li आसानी से Li+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि F2 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि इसका ई नोट सबसे अधिक है। Li प्रबल अपचयक है, क्यों? इसका ई नोट सबसे कम है। किंतु आगे वालों के बारे में क्वेश्चन कर ले कि F- है, ये प्रबल ऑक्सीकारक, तो जस्ट उल्टा कर दो, प्रबल का जस्ट उल्टा दुर्बल, ऑक्सीकारक का उल्टा अपचय, यानी ये क्या होगा? दुर्बल अपचय, उल्टा होगा इससे। Li क्या है? प्रबल अपचय, प्रबल का उल्टा दुर्बल और अपचय का उल्टा ऑक्सीकारक। वैसे जनरली ये पूछता नहीं, फिर भी ध्यान रखने की बात है कि जिससे जो स्पीशीज बनती है वो उसकी जस्ट उल्टी होती है, प्रबल की दुर्बल, ऑक्सीकारक की अपचय। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है F2 प्रबल ऑक्सीकारक, क्यों? ई नोट का मान सबसे अधिक। Li प्रबल अपचय, क्योंकि ई नोट का मान सबसे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।